गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से फिर से हम हिंदी 2 में थर्ड टर्म एग्ज़ाम की स्टार्ट करते हैं। थर्ड टर्म की पार्ट शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पार्ट है चैप्टर 11 आम ही आम। तो आज हम आम के बारे में पढ़कर जानेंगे कि आम किस प्रकार से होती है, आम के कितने प्रकार हैं और क्या क्या नाम है और इसे किस प्रकार उपजाया जाता है। तो हम आम के बारे में तो हमें पता ही है, हम सभी जानते हैं और आम का नाम तो हमने सुना ही है। तो आज हम पढ़कर आम के बारे में फिर से जानेंगे कि आम एक रसीला और स्वादिष्ट फल है, जिसके कारण हम फलों का राजा आम को ही कहते हैं और यह पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। तो चलिए हम अब पाठ की शुरुआत करते हैं और आम के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। आम कोई आम फल नहीं है, यानी कि यह कहा गया है कि आम कोई साधारण फल नहीं है बल्कि एक खास फल है। आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। जीभ खट्टे मीठे स्वाद का आनंद लेने को लपलपा उठती है। आमों का हरा, पीला और हल्का लाल रंग आँखों के सामने नाचने लगता है। यानी कि यह कहा जाता गया है आम के बारे में कि आम कोई साधारण फल नहीं है बल्कि यह एक रसदार और स्वादिष्ट फल है, जिसके कारण इसे फलों का राजा कहा जाता है, बल्कि एक यह खास फल माना जाता है। आम का नाम, जब हम आम का नाम लेते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है कि क्योंकि यह एक स्वादिष्ट और रसदार फल है जो हमें खट्टे मीठे का अनुभव कराता है। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है जिसे हम खाकर तृप्त हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। आमों का रंग हरा, पीला और हल्का लाल रंग आँखों के सामने हमारे नाचते रहते हैं। आम कहने से ही हम उसके रंगों को पहचानते हैं, उसकी सुगंध को जानते हैं। उसका गुदगुदापन तथा रसीले फाके छूने को दिल मचल उठता है। हाथ आम को पकड़कर उछलने को मचलने लगते हैं। वास्तव में आम छिलके में लिपटा हुआ गुद्दे तथा रस का गोला है जो सभी को भाता है, इसलिए इसे फलों का राजा भी कहते हैं। फिर इसे बौने मैंगो शेक तो क्या कहने, पीते हुए लगता है कि अमृत पी रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि वास्तव में आम क्या है, एक छिलके के ऊपर लिपटा रहता है। आम में एक छिलका होता है और उसके अंदर में गुद्दे भरे यानी कि रस भरे रहते हैं और यह गोला है, यानी कि गुद्दे और रस से का एक गोला है जो सभी को अच्छा लगता है, इसलिए इसे फलों का राजा भी कहते हैं। फिर इससे बने मैंगो शेक, जो इसके रस से जो शेक बनता है, जूस बनता है, उसके बारे में तो क्या कहना, यह वह लाजवाब स्वादिष्ट होता है। पीते हुए लगता है कि हम अमृत पी रहे हैं। वैसे तो आम वर्ष भर मिलते हैं, लेकिन इसका असली मौसम जून जुलाई में आता है। हम जानते हैं कि आम का जूस हमेशा मिलता है, लेकिन वैसे आम वर्ष भर मिलते हैं, लेकिन इसका असली मौसम है जून जुलाई। जून जुलाई में ज़्यादा अधिक आम के फल मिलते हैं, सभी जगह आम के फल पाए जाते हैं। इस समय चारों ओर आम ही आम दिखते हैं। जिसे देखो वह आम खरीद कर ले जाता हुआ दिखता है। भारत में तो आम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। आम का मौसम आ गया था। फेरे वाले ने आवाज़ लगाई, आम ले लो, आम रसीला, दशहरी ले लो, लंगड़ा ले लो, सिंदूरी ले लो। लंगड़ा नाम सुनकर मयंक हंसने लगा। उसने कहा, पिताजी, क्या आमों के भी अलग अलग नाम होते हैं? तो जिस तरह हमें भी आम के सभी नामों के बारे में पता नहीं है, उसी तरह
मयंक भी आम के नाम सुन लिया। जब आम बेचने के लिए लाया हुआ था, फेरे वाले ने आम का नाम ले लेकर पुकारने लगा बेचने के लिए। तब मयंक ने सुनकर हंस पड़ा कि आम का भी अलग अलग नाम होता है। जिस प्रकार हमें भी आम के बारे में, आम के नाम के बारे में पता ठीक से नहीं होगा शायद, तो इसलिए आम का नाम सुनकर मयंक भी हंस पड़ा और पिताजी को पूछने लगा कि आमों के भी अलग अलग नाम होते हैं क्या? पिताजी: हाँ बेटा, फलों की जानकार या फलों के किसान इनके गुण, स्वाद, आकार या रंग आदि के आधार पर इनके नाम रख देते हैं। जैसे मयंक फिर कहने लगा, बीच में बोल पड़ा, हाँ पिताजी, जैसे। हाँ, मयंक अपने पिताजी से पूछने लगा कि आम के नाम किस लिए रखा जाता है, क्यों नाम होता है और क्या देखकर इसका नाम रखा जाता है। तो पिताजी मयंक को समझाते हुए कहता है कि जो किसान है वे उसके स्वाद को देखकर, उसके स्वाद के आधार पर फलों का मतलब आम का नाम रखे हैं। पिताजी जैसे दशहरी, लंगड़ा, सिंदूरी, सफेदा, चौसा, तोतापरी, गोला, मालदा, सोनपुरी आदि। तो पिताजी मयंक को विभिन्न नाम, आम के विभिन्न प्रकार के नाम के बारे में जानकारी देते हुए आम के नाम बताते हैं। मयंक: तोतापरी, क्या यह तोते जैसा होता है? मयंक नाम सुनकर जब पिताजी आम के विभिन्न प्रकार के नाम से जानकारी कराते हैं, अवगत कराते हैं मयंक को, तो सुनकर यही बोलता है अपने पिताजी से कि तोतापरी यह नाम इसलिए रखा गया है, क्या ये तोते के समान यह आम दिखता है? फिर पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, पर इसके निचले भाग का झुकाव कुछ कुछ तोते की चोंच सा तिरछा होता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। फिर मयंक कहने लगता है, और सिंदूरी की क्या विशेषता है? पिताजी फिर मयंक को समझाते हुए यह कहता है कि इसका रंग सिंदूर जैसा लाल लाल होता है, इसलिए इसे सिंदूरी कहते हैं। कुछ आम देसी तथा कुछ आम कलमी होते हैं। फिर मयंक कहता है, देसी तथा कलमी ये क्या है? फिर पिताजी कहने लगते हैं, बेटा, देसी आम वह होता है जिसकी गुठली बोई जाती है, वह अधिक गूदेदार और रसीला नहीं होता है। मयंक: और कलमी? पिताजी फिर मयंक को समझाते हुए बताते हैं कि कलम का सामान्य अर्थ लेखनी, पेन, पेंसिल आदि है। वहीं इसका दूसरा अर्थ भी है। दूसरा अर्थ इसका है पेड़ पौधे की टहनी होता है। एक अच्छे गुण वाले पौधे की टहनी काटकर बड़ी ही कुशलतापूर्वक दूसरी पेड़ पौधों की टहनी से जोड़ दी जाती है। फिर इसे रस्सी, कपड़े आदि से बांध दिया जाता है। जोड़ पर गोबर या खाद भी लगा दी जाती है। फिर मयंक कहता है, ऐसा क्यों पिताजी? फिर मयंक को समझाते हुए पिताजी कहते हैं, ऐसा इसलिए ताकि एक ही पेड़ से अलग अलग किस्म के फल प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर मयंक कहता है, पिताजी, उन दो टहनियों को जोड़ने के बाद क्या होता है? पिताजी मयंक से कहते हैं, 15-20 दिनों में नई टहनी में कोपले निकलने लगती है। बस समझ लो कि नया कलमी पौधा तैयार हो गया। मयंक कहता है, पिताजी, इसे नए पौधे को क्या लाभ हुआ? फिर पिताजी मयंक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, इस पौधे को भोजन तो मूल पौधे से मिलता रहेगा, लेकिन फल नई कलम के गुण वाले एक विभिन्न किस्म के लगेंगे। ना मनुष्य तथा प्रकृति का चमत्कार है। फिर मयंक कहता है, चमत्कार? पिताजी कहते हैं, यह चमत्कार ही तो है।
एक ऊंच किस्म के पौधे से सैकड़ों टहनियाँ काटकर सैकड़ों ऊंच किस्म के पौधे बनाए जा सकते हैं, तो यह एक चमत्कार ही कहलाता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि पिताजी और मयांक के बीच में आम की फसल किस प्रकार लगाई जाती है, आम कितनी प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा होती है। तो पिताजी मयांक को यही समझाते हैं कि आम सामान्य दो तरह के हैं, एक देशी तथा एक है कलमी। तो देसी और कलमी आम किस प्रकार से लगाए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हुए बातचीत होती है। तो पिताजी समझाते हैं कि जो देसी आम है, देसी आम वह आम होता है जिसकी गुठली बोई जाती है वह देसी आम कहलाती है। और कलमी जिसे कलम किया जाता है, यानी कि कलम का एक सामान्य अर्थ है पेन, पेंसिल, कलम। तो हम इसको समझेंगे कलम का अर्थ पेन या पेंसिल, लेकिन यहाँ कलम का अर्थ होता है काटना, यानी कि जो पेड़ का फल अच्छा फल देता है, रसदार होता है, अच्छे किस्म के अच्छे गुण वाले पौधे होते हैं, तो उनकी टहनियों को काटकर बड़े ही कुशलतापूर्वक दूसरे पेड़ पौधों की टहनी से जोड़ दी जाती है, ताकि वह भी जुड़ जाए और गुणकारी फल दे, रसदार फल दे। फिर इसे रस्सी, कपड़े आदि से बांध दिया जाता है। फिर मयांक को पिताजी यही समझाते हुए कहते हैं कि उस दोनों टहनियों को एक साथ जोड़कर बांध देते हैं। उसके पश्चात जोड़ पर गोबर या खाद भी लगा दी जाती है। फिर यही समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा करने से अलग अलग किस्म के फल प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि दोनों टहनियों को एक साथ जोड़ने पर अलग अलग किस्म के फल एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। यही पिताजी मयांक को समझाते हैं और यही कहते हैं कि उन दो टहनियों को जोड़ने के बाद क्या होता है, 15-20 दिनों में ही नई टहनियाँ कपोले निकलती हैं। बस समझ लो कि यह एक नया कलमी पौधा तैयार हो जाता है। फिर मयांक यही कहते हैं कि पिताजी इससे नए पौधे को क्या लाभ हुआ। बेटा, इस पौधे को भोजन तो मूल पौधे से मिलता ही रहेगा, लेकिन फल नई कलम के गुण वाले एक विभिन्न किस्म के लगेंगे। मनुष्य तथा प्रकृति का यह एक चमत्कार कहलाएगा। तो यह एक चमत्कार ही कहलाएगा कि जब एक अलग अलग टहनी को एक साथ जोड़ देते हैं और उससे अच्छे किस्म के फल प्राप्त होते हैं। टहनियाँ को जब जोड़कर काटकर उसको जोड़ा जाता है तो अनेक अच्छे प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, अच्छे गुण वाले फल देते हैं और सैकड़ों उच्च किस्म के पौधे बनाए जा सकते हैं। तो यह एक चमत्कार ही कहलाएगा। फिर मयांक कहता है कि पिताजी, क्या यह चमत्कार केवल आम के पौधे पर ही होता है। फिर पिताजी समझाते हुए यही कहते हैं मयांक से कि नहीं बेटा, यह चमत्कार केवल आम के पौधों के लिए ही नहीं है। समझदार माली या किसान नींबू, सेब, नाशपाती आदि कई प्रकार के पौधों तथा पेड़ों पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। कई बार तो नए नए प्रकार के फल लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मयांक पिताजी से पूछते हैं कि अलग अलग किस्म के पौधे को एक साथ जोड़ने का काम आम का ही है। तो पिताजी समझाते हुए कहते हैं कि आम का सिर्फ नहीं बल्कि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे को भी हम जोड़कर अलग अलग पौधे को जोड़कर एक साथ जोड़कर अलग अलग फल प्राप्त कर सकते हैं। मयांक फिर कहते हैं कि नए प्रकार के फल। पिताजी कहते हैं कि हाँ बेटा, पिछले कुछ वर्षों में कीनू, गलगल आदि कई नए प्रकार के फल मंडियों में दिखाई देने लगी है, जो इसी विधि के माध्यम से उगाए जा गए हैं। मयांक फिर कहता है मंडियों में। फिर पिताजी समझाते हुए यही कहते हैं, हाँ बेटा, मंडियों में
दिल्ली की मंडियों में देश के विभिन्न भागों से आम की गाड़ियां भर भर कर आती है। यहाँ हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक से आम आते हैं। उत्तर प्रदेश को तो आमों का भंडार माना जाता है। आम का मौसम आने पर सहारनपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर आदि के बाग आमों की मंजरी से सुगंधित हो उठते हैं। कोयल इनकी मनमोहक महक से कूक उठती है। आम के किसानों का मन प्रसन्नता से भर उठता है। बस इनको एक डर रहता है। तो पिताजी यही समझाते हैं कि आम बस हमारे भारत देश में नहीं बल्कि विश्व में ही पाई जाती है, और देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष के दिल्ली के मंडियों में देश भर के विभिन्न भागों से उस मंडी में, फल की मंडी में, दिल्ली के जो मंडी है फल का, वहाँ पर लाए जाते हैं। और हमारे भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से भी इस फल का भंडार दिल्ली के मंडी पर लाए जाते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। और सबसे अधिक फल उत्तर प्रदेश में ही आम का भंडार है। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा आम, भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही आम का फल पाया जाता है। आम का मौसम आने पर सहारनपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर आदि के बागों में आमों की मंजरी से सुगंधित हो उठती है। उस समय कोयल इनकी मनमोहक महक से कूक उठती है। आम के किसानों का मन प्रसन्नता से भर उठता है। बस इनको एक ही डर रहता है। मयंक अपने पिताजी से फिर यही प्रश्न करता है कि क्या डर रहता है। पिताजी समझाते हुए कहते हैं, उन्हें डर रहता है कि कहीं आंधी ना चले। आंधी आई तो समझो कि बाग के मालिक तथा किसानों की मेहनत बेकार। आंधी के कारण कच्चे पक्के आम जमीन पर आ गिरेंगे। फिर मयंक कहता है, क्या कच्चे आम बेकार होते हैं? क्या वे फेंक दिए जाएंगे? पिताजी फिर समझाते हुए कहते हैं, नहीं, लोग इन्हें अचार डालने के लिए खरीदेंगे, लेकिन तब किसान को दाम कम मिलेगा। इस कच्चे आमों से खटाई तथा आमचूर भी बनाई जाती है। फिर मयंक कहता है, हाँ, माँ भी घर में कच्चे आमों से सब्जी बनाती है। फिर पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा। पिताजी मयंक को यही समझाते हुए आम के बारे में कहते हैं कि आमों से जैम, जेली, जूस आदि पदार्थ भी बनाए जाते हैं। खाने पीने की इतनी चीज़ों के नाम सुनकर मयंक के मुंह में पानी आ गया था। पिताजी उसे देखकर हंस पड़े और बोले, बेटा, कल हम सब्जी मंडी जाएंगे, वहाँ से मनचाहे प्रकार के आम खरीद लेना। साथ ही तुम्हें आम से बनी कुछ चीजें भी दिखलाऊं। पिताजी आम के बारे में मयंक को समझाते हुए कहते हैं कि आम के बारे में सुन कर तुम्हारे मुंह में पानी आ गया है। पिताजी उसे देखकर हंसने लगते हैं और बोल पड़ते हैं कि कल हम सब्जी मंडी जाएंगे, वहाँ से आपके लिए मन चाहे प्रकार के आम खरीद लेना। साथ ही तुम्हें आम से बनी कुछ चीज़ें भी दिलवा दूंगा। इस प्रकार मयंक और पिताजी के बीच में आम के बारे में काफ़ी बातें चली, काफ़ी वार्तालाप हुई, और मयंक आम के बारे में जानकारी ले लिया कि आम किस प्रकार से लगाई जाती है, कितने प्रकार के आम होते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के आमों के नाम के बारे में उन्हें जानकारी मिली कि अलग अलग नाम क्यों रखा गया है और किसान किस प्रकार नाम रखे हैं, उस फल की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बारे में मयंक और पिताजी के बीच में काफ़ी वार्तालाप चली और मयंक अच्छी तरह से आम के बारे में समझ चुका। तो अब हम भी आम के बारे में, हमको पहले से ही जानकारी थी, लेकिन हम भी प्रस्तुत पाठ आम ही आम पढ़कर आम के बारे में अच्छी तरह से हम भी समझ चुके हैं कि किस प्रकार हम आम
उसकी उपज करेंगे, किस प्रकार उपज करने के लिए, अच्छी उपज के लिए क्या करना चाहिए। और फलों का आम फलों का राजा कहलाता है और इसका स्वाद सबसे ज़्यादा अच्छी स्वादिष्ट होती है। और किस प्रकार विभिन्न विभिन्न आम का नाम है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं।